तुम्हारे प्यारे बच्चे कहाँ हैं? क्या बताऊं मंजली रानी, एक शरारती बिल्ली मेरे बच्चे खा गई है। अब मैं संतान के बिना कितनी तकलीफ में हूँ, ये विधाता के अलावा और कोई नहीं जानता। रक्तगढ़ राज्य के राजा तेज प्रताप अपनी 2 रानियों के संतान नहीं होने के कारण हमेशा दुखी रहते थे। इन्हीं सब कारणों से राजा तेज प्रताप अपनी दोनों रानियों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। ये लो महाराज आपका भोजन। हट जाओ मेरी आंखों के सामने से, तुम्हारे चेहरे देखने का मन नहीं कर रहा। तुम दोनों रानियों की वजह से गांव वाले मुझे निःसंतान राजा कहते हैं। बड़ी रानी की संतान ना होने पर मैंने तुमसे विवाह किया था, लेकिन तुमने भी मुझे निराश कर दिया। चली जाओ मेरा राज्य छोड़कर। महाराज, हमारी संतान नहीं होती तो इसमें मेरा क्या दोष है? ऐसे निराश मत होइए महाराज, भगवान जरूर हमारे घर को रोशन करेंगे संतान देकर। चुप हो जाओ बड़ी रानी, भगवान संतान देंगे देंगे, आखिर कब तक देंगे? आज 10 साल हो गए यही देखते देखते। बस अब दूर हो जाओ तुम दोनों मेरी आंखों के सामने से। चल हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ रहे तो महाराज और अधिक गुस्सा होंगे। चल हम अपने कमरे में चले। बड़ी रानी सोनाली बिना देर किए मछली रानी रूपाली को लेकर अपने कक्ष में जाती है और रूपाली को तरह तरह से सांत्वना देती है। दीदी, मैंने तो बहुत सी औषधियाँ खाई है, बहुत से वैद्य को भी दिखाई है, आपने भी तो कम कोशिश नहीं की। हमारे संतान नहीं होते, इसी कारण महाराज हमें इतना अपमानित करते हैं। दासी, दासी। जी रानी माँ, कुछ खाना लेकर आओ। देखो मछली रानी ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, ऐसे निराश बैठी रही तो स्वास्थ्य खराब कर लेंगी। ठीक है रानी माँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लो रानी माँ, इसमें तरह तरह के फल है जो मछली रानी पसंद करती है। मैं आती हूँ, कुछ चाहिए तो खबर कर दीजिएगा। लो छोटी, अब ये फल खाओ। छोड़ो महाराज की बातें, वो गुस्सा हो गए होंगे, उनकी बातों का बुरा मत मानो। हमें तो महाराज का दुख समझना चाहिए। अब ये खा लो तुम। तुम बिल्कुल मेरी माँ जैसी हो दीदी, तुम इतनी अच्छी क्यों हो? सौतन को शायद ही कोई इतना प्यार करता होगा। अरे बहन, अगर तू मुझे सख्त मन से अपनी सौतन माने तो भी मैं तुझे बहन समझती हूँ। तुम्हें जिस दिन पहली बार महाराज राजमहल में लाए थे, उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ, मैं रोई बहुत। पर जब मैंने तेरा रूप देखा तब मुझे बहुत स्नेह उत्पन्न हुआ, तब से मैं तुझे बहन समझने लगी। दीदी। रानी माँ, मुझ पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, इसीलिए मैं आप लोगों के पास आई हूँ। दया करके मुझे कुछ धन दे दीजिए, नहीं तो मरने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। दासी, ऐसे रो क्यों रही हो? आंसू पोंछकर शांत होकर बोलो, क्या हुआ? हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? मेरी बेटी की 2 दिन में शादी है, बहुत पैसा खर्च होगा। हमारे पास जमीन जायदाद भी नहीं है जो बेचकर मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। सोच रही थी किसी से उधार लेकर बेटी की शादी कर दूं, पर मैं एक आदमी के पास गई थी। वो आदमी बोला कि तुम जिसके पास जाओगे उसके पास धन खत्म हो जाएगा, इसीलिए मुझे कोई धन उधार नहीं दे रहा। रानी माँ, रो मत दासी, तुम तो राज परिवार का हिस्सा हो। तुम्हारे दुख को देखकर क्या भला हम ऐसे रह सकते हैं? ये लो, ये रखो, ये हार बेचकर तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी। ये चूड़ी बेचकर अपनी बेटी के लिए कुछ गहने और घर के सामान खरीद लेना। और हाँ, ये बात महाराज को पता नहीं चलनी चाहिए, इसे छुपा कर रख लो। भगवान आपकी रक्षा करे, आपके घर को रोशन करके एक संतान आपको अवश्य दे। मैं अब चलती हूँ रानी माँ। महाराज, आपका घोड़ा आपका प्रतीक्षा कर रहा है। जैसा कहा गया था, जंगल में शिकार पर जाना है। हाँ हाँ मंत्री, चलो हम निकल चलते हैं। इस राजमहल में रहकर मुझे अपनी दोनों रानियों को सहना पड़ेगा। उससे अच्छा तो जंगल जाकर शिकार करना ठीक है। इससे शायद मेरे मन का दुख थोड़ा कम हो जाएगा। मंत्री चलो, आज हम और तुम चलेंगे, सैनिकों को मना कर दो। ये कहते हुए राजा घोड़े पर चढ़कर निकल पड़ते हैं शिकार के लिए। साथ में मंत्री को लेकर जाते समय गांव वाले राजा तेज प्रताप को तरह तरह से अपमान करने लगते हैं। अरे हटो, इधर से बाज राजा आ रहा है, दूसरी तरफ देखो, नहीं तो आज पूरा दिन पता नहीं क्या क्या अशुभ होगा। हाँ हाँ, बुरा कुछ मत कहना, ये निसंतान राजा जब तक इस राज्य में रहेगा तब तक राज्य में कोई शुभ समाचार नहीं आएगा। महाराज, आप उनकी बातों को बुरा मत मानना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। विधाता ही तय करेंगे मंगल और अमंगल, हम तो सामान्य मनुष्य हैं। मंत्री, मेरे मन को सांत्वना दोगे?
तब भी कुछ नहीं होगा। गांव वाले जो कहते हैं सब सत्य है। नहीं पता बांझ नाम कब मिटेगा मेरा। चलो चलते हैं। अरे अरे लुटेरे, सरदार आज कच्चा माल मिल गया। देखो ऊपर सोने के आभूषण चढ़े हैं, यह सब हमारे काम आएंगे। ये लुटेरे, मुझे लगता है तुम इन्हें नहीं जानते हो। ये राजा तेज प्रताप है। इनको छोड़ दो, नहीं तो तुम सबका गला कट जाएगा। पर अब क्या हमारी गर्दन लेगा ये राजा? पहले तुम लोग अपने जान के बारे में सोचो, तब हमारी गर्दन के बारे में सोचना। इन लोगों के शरीर से सब आभूषण उतार दो और मार दो इन्हें। ठीक है सरदार, डरना नहीं, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे महाराज। महाराज महाराज, आप भाग जाओ, जिंदा रहो तो फिर मिलेंगे। भाग जाओ महाराज, आप भाग जाओ। नहीं नहीं मंत्री, मैं तुम्हें इन भयानक डाकुओं से डरकर मैं कभी भी कायरों की तरह भाग कर नहीं जाऊंगा। महाराज अगर आप नहीं रहे तो पूरे रक्तगढ़ राज्य का क्या होगा? आपने सोचा है? दया करो, आप भाग जाओ। मैं इन्हें देख रहा हूँ, तुम भाग जाओ। मैंने तुम्हारी बात मान ली मंत्री, मैं जा रहा हूँ अपनी प्रजा के लिए। राजा भाग गया, राजा पकड़ो। मंत्री को मारने का कोई फायदा नहीं, राजा जिंदा रहे तो वह हमें ढूंढ निकालेगा। पकड़ो राजा को। सरदार चिंता मत करो, हम लोग का चेहरा किसी ने नहीं देखा और ना ही पहचान पाएगा, और ये मंत्री तो मरा हुआ लग रहा है। यहाँ बात करना ठीक नहीं है। चलो अब हम अपने अड्डे पर चले। डाकू अपने अड्डे पर चले गए। मंत्री बेहोश होकर जंगल के अंदर चले जाते हैं और राजा तेज प्रताप किसी तरह वहाँ से भागकर जंगल के भीतर एक छोटी सी झोपड़ी में शरण लेते हैं। घर में क्या कोई है? मैं रक्तगढ़ राज्य का महाराज हूँ, मेरा थोड़ा मदद करो। कृपया मुझे थोड़ा जल पिला दीजिए। अरे वाह, ये सच में महाराज ही है, पर ये तो बेहोशी में है। हमें उन्हें ठीक करना होगा। पहले झोपड़ी के अंदर लेकर चलते हैं महाराज को। पानी दो जल्दी, गला सूखा पड़ा है। तुम लोग छोड़ दो मुझे, मेरा जो है सब ले लो। मुझे मारो मत। इनको तेज बुखार है। नहीं, मैं जाकर कुछ औषधि लाकर इन्हें बनाकर खिलाती हूँ। बाहर जाके जंगल में इधर उधर कुछ लत्ता पत्ता इकट्ठा करके औषधि बनाकर राजा तेज प्रताप को खिलाती है। इस तरह 2 दिन कटते हैं। औरत की सेवा से महाराज तेज प्रताप स्वस्थ हो जाते हैं। तुम लोग कौन हो लड़की, और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैं एक दुर्भाग्यशाली लड़की हूँ जिसके कोई माता पिता नहीं है। मैं अकेली रहती हूँ। तुम क्या कह रही हो? हाँ महाराज, मैं ठीक ही कह रही हूँ। अब आप ठीक हो गए हैं, अब आप जा सकते हैं। तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें पत्नी बनाना चाहता हूँ। ये सब आप क्या बोल रहे हैं महाराज? मेरी जैसी गरीब लड़की जिसके माता पिता मर चुके हैं, उस लड़की से आप विवाह करेंगे? हाँ रीमा, तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें अपनी छोटी रानी बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे रूप से मैं मोहित हूँ और मेरे एक भी संतान नहीं है। मेरा मन कर रहा है कि तुम मुझे पिता का पुकार सुनने लायक बना दोगी। ठीक है, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करती हूँ। मैं आज ही आपसे विवाह करना चाहती हूँ। यही तो मैंने चाहा था। मेरी कितने दिनों से इच्छा थी, मैं रानी बनूंगी, राज्य शासन करूंगी। विधाता ने मेरी इच्छा पूर्ति की है। क्या सोच रही हो छोटी रानी? चलो तो मेरे साथ। राजा तेज प्रताप छोटी रानी से विवाह कर उन्हें राजमहल में ले आते हैं, जिसे देखकर बड़ी दोनों रानियां बहुत दुखी होती हैं और आश्चर्य से राजा से प्रश्न करती हैं। आपने ये क्या किया? एक बार बताना भी सही नहीं समझा। हम दोनों रानियां तो आपकी सेवा में कभी कोई कमी नहीं रखती, फिर आपने दोबारा विवाह क्यों किया? मछली रानी शांत हो जाओ। महाराज पर क्रोधित मत हो। मैं क्रोधित क्यों ना हो दीदी? मैं ऐसा करके फिर से अपने पति का भाग किसी और को कैसे दे दूं? क्यों दीदी, बोलो क्यों? एक बार मेरे पास आकर इन्होंने पूछा अपने विवाह के बारे में, मैं क्यों ना पूछूं? जो महिला संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होती है, उनसे कोई पूछने की जरूरत नहीं मेरे पास। अब तुम लोग यहाँ से हट जाओ। आज से छोटी रानी इस राज्य की रानी है। दासी, छोटी रानी को उनका कक्ष दिखाने ले जाओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। छोटी रानी चलो मेरे साथ। दासी छोटी रानी को उसके कक्ष में ले जाती है। इसके बाद कुछ दिन बीतते हैं। छोटी रानी बहुत गर्वीली थी। वो बड़ी दोनों रानियों के बारे में
बार बार राजा के सामने शिकायत करती रहती थी। महाराज, देखा आपने, मैं गरीब हूँ, इसीलिए आपकी दोनों रानियां मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाती। हमेशा मुझे अपमानित करती है, मुझे तरह तरह से मार डालने की कोशिश करती है। क्या बोल रही हो तुम छोटी रानी? मैं सही कह रही हूँ महाराज। कुछ समय पहले ही बड़ी रानी और मझली रानी ने मेरे कमरे के बाहर साबुन की झाग गिरा दी थी और मैं गिर पड़ी और मेरे कमर पर चोट लग गया। ओह बाप रे, कितना दर्द हो रहा है। इतनी बड़ी हिम्मत बड़ी रानी और मझली रानी की। तुम मेरे साथ चलो। महाराज, आपने मछली रानी को क्यों मारा? क्या दोष है मछली रानी का? अगर तुम बड़ी रानी ना होती तो यह थप्पड़ तुम पर गिर जाता। तुम लोग बड़े होकर कैसे छोटी रानी को मार सकते हो? बड़ी रानी ने घर के बाहर साबुन का झाग गिरा दिया था उसे मारने के लिए। क्या बोल रहे हैं आप? ये सब महाराज क्या बोल रहे हैं? क्यों छोटी को मारूंगी? मैं और दीदी उससे बहुत प्यार करते हैं। महाराज, छोटी रानी ने एक बड़ी बात कही। मेरा मन कहता है छोटी रानी झूठ बोल रही है। बड़ी रानी और मछली रानी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। महाराज, देखा आपने महाराज, देखा आपने, अब दासी दासियां भी मुझे झूठा कह रही है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? कोई मुझे प्यार नहीं करता। और अब कभी भी ऐसी कुछ हरकत छोटी रानी के साथ करोगी तो तुम दोनों को सजा भुगतनी होगी। मैं बता दे रहा हूँ। कुछ मत सोचो छोटी रानी। बड़ी रानी की ओर से मैं क्षमा मांग रहा हूँ। बताओ बताओ क्या चाहती हो? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए हीरे का नेकलेस बनवा दे रहा हूँ। आप बहुत अच्छे हैं महाराज। इस तरह तो आपकी दोनों रानियों से सब कुछ छीन लूंगी, जैसे राजा को छीन लिया है। ये छोटे लोग, तुझे मुझे स्पर्श करने की अनुमति किसने दी? तू नहीं जानती क्या, मैं राजा की छोटी रानी हूँ। महाराज भी मेरी बात पर उठते बैठते हैं और मेरे बारे में कुछ भी बोलने से पहले उन्हें भी सोचना होगा। जी छोटी रानी, आप जो कहेंगी वैसा ही करेंगे। ये दासी, ये क्या किया तुमने? मेरी सुंदर साड़ी को तुम्हारे आंखों के आंसू ने खराब कर दी। इस साड़ी को मैं फिर नहीं पहनूंगी, अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ दासी, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? गाल भी तो लाल हो गए। रानी माँ, आपकी तरफ से बोलने पर छोटी रानी ने मारा मुझे। मैं बहुत रोई। जानती है, मेरी आंसू उसकी साड़ी पर गिर गई, इसीलिए उसने कहा कि अब वो उस साड़ी को फिर नहीं पहनेगी। ये कहकर उसने मुझे मारा। छोटी रानी बहुत घमंडी है। बोलो, अब मैं क्या करूं? बताओ। महाराज से कहे, पर तो हमारी बात पर विश्वास नहीं करते। छोटी रानी की घमंड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। महाराज तो हमें भूल ही गए हैं। मन दुखी मत करो, विधाता एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। दासी, तुम दुखी मत हो, देखो महाराज फिर पहले जैसे हो जाएंगे। रानी माँ, छोटी रानी इतने अत्याचार कर रही है, पर महाराज को क्यों नहीं दिख रहा? बताओ। मेरा मन कहता है छोटी रानी ने महाराज को वश में कर लिया है। उन्होंने सुबह मेरी पिटाई कर पीठ पर निशान दे दिए। महाराज सब देखकर भी चुप रहे। मन दुखी मत करो, ये कुछ पैसे हैं, तुम दोनों अच्छी साड़ी खरीद कर काम करो। मंत्री, आज कितने दिन हो गए जब मैंने छोटी रानी से विवाह किया, पर छोटी रानी भी संतान देने में असफल रही। महाराज, गहरे जंगल के पहाड़ में एक साधु है जो आपके कष्ट का उपाय बता सकता है। उस दिन डाकुओं ने मुझे जंगल में फेंक दिया। उसके बाद वही साधु बाबा मेरा जान बचाने आए, नहीं तो मैं उस जंगल में मर चुका होता। सच सच बोल रहे हो मंत्री? मैं जाऊंगा उस पहाड़ के पास जहाँ साधु बाबा रहते हैं। चलो चलो मेरे साथ मंत्री जी। राजा बिना देर किए मंत्री के साथ घोड़े पर चढ़कर घने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। वहाँ साधु बाबा है। बहुत खोजने के बाद राजा और मंत्री उस पहाड़ को देख पाते हैं। महाराज, हमें यह लग रहा है कि यह वही पहाड़ है। देखो, इसमें एक गुफा है। साधु बाबा शायद इसी गुफा के अंदर रहते हैं। चलो अंदर चलते हैं। मंत्री, तुमने राजा को यहाँ इसीलिए लाया है? हाँ साधु बाबा। महाराज, आप यहाँ क्यों आए? मैं आपके मन का दुख देख सकता हूँ और समझ सकता हूँ। साधु बाबा, आप कैसे जानते थे मैं आया हूँ? मैं जानता हूँ महाराज, आप संतान पाने के लिए मेरे पास आए हैं। साधु बाबा, कृपया मुझे एक संतान का प्रबंध कर दीजिए। मैं संतान देने वाला नहीं हूँ महाराज, आप भगवान पर भरोसा रखो। मैं केवल एक माध्यम हूँ। मैंने सुना है आपके 3 पत्नियां हैं
और वे सभी संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हैं। हाँ साधु बाबा, आपने सही सुना। सुनो महाराज, इस सफेद रेत के बीच तीनों रानियों के हाथ काटकर एक एक बूंद रक्त देना होगा। ठीक 1 हफ्ते बाद इस रेत के बीच एक फूल खिल जाएगा। उस फूल का रस तीनों रानियों को खिलाना होगा। फिर तीनों में से कोई एक रानी गर्भवती हो जाएगी। साधु बाबा, अगर एक रानी गर्भवती हुई तो बाकी दोनों का क्या? तब आपकी तीनों पत्नियों को भाग लेना होगा, क्योंकि उनके तीनों का अंश एक ही बच्चे के भीतर होगा। और एक और बात। क्या बात है साधु बाबा, बोलिए। एक बच्चे के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। जो आप कहेंगे मैं करूँगा। इस एक बच्चे के लिए आज मैं निसंतान राजा हूँ। गांव वाले मेरे चेहरे को भी देखना पसंद नहीं करते। मन दुखी मत करो महाराज, तुम्हारे दुख के दिन खत्म होने वाले हैं। अब सुनो, जिस दिन तुम्हारी गर्भवती रानी की प्रसव पीड़ा शुरू होगी, उसी दिन बाकी दोनों रानियों को भी समान प्रसव पीड़ा होगी। जिस रानी के पेट में संतान जन्म लेगा, वह जितनी पीड़ा सहेगी, उतनी ही पीड़ा बाकी रानियां भी सहेंगी। तीनों माओ के कष्ट के बदले एक राजकुमार या एक राजकुमारी जन्म लेगी। साधु बाबा, क्या यह भी संभव है? सब कुछ संभव है महाराज, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। एक संतान तीनों के रक्त से बनेगी, इसीलिए सबका उस पर समान लगाव रहेगा। यहाँ तक कि वह संतान अपनी तीनों माओ को समान रूप से प्यार करेगा। धन्यवाद साधु बाबा, हम आज ही लौटते हैं। आपकी कृपा के लिए मैं आजीवन आपका ऋणी रहूंगा। साधु के पास से धन्यवाद कहकर वो सफेद रेत उठाकर प्रसाद वापस ले आते हैं और वे तीनों रानियों को सारी बातें खुलकर बताते हैं। महाराज, हम आपकी बात से सहमत है। जो आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, ताकि विधाता हमें माता बनने का सुख दे। दीदी सही कह रही है महाराज। दासी, एक छोटी चाकू लेकर आओ। सफेद रेत पर हम तीनों का रक्त देंगे। लेकिन मैं उस रेत पे अपना रक्त नहीं दूंगी। मैं चाहती हूँ मेरा एक संतान इस धरती पर आए। यदि तुम्हारे साथ इस सफेद रेत में रक्त देने से मेरे बच्चे को कोई हानि हुई तो? छोटी रानी, बड़ी दोनों रानी इतनी बुरी नहीं है। साधु बाबा ने भी कहा है कि तीनों की ही रक्त बहेगी, तभी तुम्हारे बच्चे के अंदर माँ बनकर क्या कोई अपने बच्चे को हानि पहुँचा सकता है? बताओ। तुम चुप रहो। इतना बोलने को किसने कहा तुम्हें? महाराज, आपके सुख के लिए मैं रक्त देने को भी राजी हूँ। दासी, तुम यह फल का रस 3 भाग में कर तीनों रानियों को दे दो। तुम तीनों लोग रस पी लो। देखो विधाता किसके पास हमारा संतान भेजेंगे। ठीक है महाराज, 3 भाग करके तीनों रानियों को खिलाती हूँ। महाराज, हमने जो फूलों का रस पिया उससे मन थोड़ा भारी लग रहा है। थोड़ा बगीचे से खूब आते हैं, जहाँ वो मेरा पाला हुआ मैना पक्षी है। बहुत दिनों से मैना से बात नहीं हुई। दीदी, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हो? क्या मैना सिर्फ तुम्हें प्यार करती है, मुझे प्यार नहीं करती? चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इन सब का नाटक देखकर अब और जिया नहीं जाता। हे विधाता, तुम मेरी इच्छा पूरी करो। मेरे गर्भ में वही संतान जन्म ले जो राज परिवार का वारिस हो। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं जरा प्रजाओं की खबर लेकर आता हूँ। मंत्री, चलो मेरे साथ। जी महाराज। तुम दोनों आई हो, बड़ी रानी, मझली रानी। इतने दिनों बाद शायद मेरी याद आई। तुम्हारी याद तो रोज आती है मैना, लेकिन हमेशा तो बगीचे में नहीं आ सकती। एक बात बताने आई हूँ। जानती हो, हमें साधु बाबा की दवा से संतान होगी। सच कह रही हो? चलो, तो महाराज की इच्छा पूरी होने वाली है। अब कोई महाराज को बांझ राजा नहीं कहेगा। सब विधाता की इच्छा है। बच्चे होने की तो क्या बात थी। तुम्हारे प्यारे बच्चे कहाँ हैं? क्या बताओ मंजली रानी, एक शरारती बिल्ली मेरे बच्चे खा गई है। अब मैं संतान के बिना कितनी तकलीफ में हूँ, ये विधाता के अलावा और कोई नहीं जानता। रो मत मैना, देखना बहुत जल्द ही तुम्हारी गोद में फिर से संतान आएगी। इस बार जब तुम्हें संतान को जन्म देने का समय होगा, तब तुम मेरे कक्ष में घोंसला बना लेना। तुम दोनों रानी बहुत अच्छी हो। अब हम चलते हैं मैना, तुमसे फिर बाद में बात होगी। मंत्री, मुझे देखकर सब प्रजाएं मुंह फेर लेती है। कोई मेरा मुंह देखना नहीं चाहता। इससे बेहतर है कि राज्य लौट जाए। महाराज, छोटी रानी चक्कर खाकर गिर गई है। फौरन राजवैद्य को खबर दीजिए। क्या हुआ छोटी रानी को? पहरेदार, अभी खबर दो राज्य वैद्य को। जी महाराज, मैं अभी वैद्यराज को लाने जा रहा हूँ। वैद्यराज महाशय, महाराज ने हमें आपके पास भेजा है। छोटी रानी बेहोश हो गई हैं। हाँ रुको, मैं अभी चलता हूँ। हाँ, अब चलो। महाराज, चिंता की कोई बात नहीं है। इस राज्य में शुभ समाचार आया है। आप पिता बनने वाले हैं।
यह तो बहुत खुशी की खबर है। हमें आज कितनी खुशी हो रही है। यह सब साधु बाबा का आशीर्वाद है। कुछ देर बाद छोटी रानी को होश आ जाएगा। उन्हें कुछ अच्छे और पूरे भोजन की जरूरत है। चिंता मत कीजिए, आज से छोटी रानी की देखभाल मैं और दीदी करेंगे। हमारा अंश जो है छोटी के घर में। तुमने बिल्कुल सही कहा मछली। तुम्हारी बात सुनकर मुझे खुशी हुई। बड़ी रानी, मझली रानी, अब तुझे कोई बाज नहीं कहेगा, मुझे भी कोई पिता कहकर बुलाएगा। अब मैं चलता हूँ महाराज। मुझे क्या हुआ था? मैं अपने कक्ष में कैसे आई? सचमुच मुझे कितनी खुशी हो रही है। विधाता ने मेरी इच्छा पूरी की। अब यह राज्य मेरे कब्जे में होगा। हम आ गए छोटी। अब से दासियां नहीं, मैं और मछली रानी तुम्हारी देखभाल करेंगे। ये लो, जल्दी से खा लो। देखो, मेरा खाने का मन नहीं कर रहा बड़ी रानी। ऐसा कहने से तो नहीं चलेगा। अब से तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे अंदर जो हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है। ठीक है, खा रही हूँ। ये संतान सिर्फ मेरी है। मैं किसी भी कीमत पर इसका हिस्सा किसी और को नहीं दूंगी। छोटी रानी मन ही मन ये सब कहती रहती है। इसके बाद से रोजाना बड़ी रानी और मछली रानी मिलकर छोटी रानी की देखभाल करने लगती है। सारा दिन उसे ये वो खिलाती रहती है। एक काम भी नहीं करने देती छोटी रानी को। देखते ही देखते छोटी रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। चारों ओर तब तेज आंधी तूफान शुरू हो जाती है। ओह, आह। हे भगवान, मैं तो मर गई। ओ आ शांत हो जाइए बड़ी रानी। छोटी रानी को जन्म देते ही आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें अपने बच्चे के लिए इतनी तकलीफ तो सहनी होगी। तुम हमारे बच्चे को दुनिया में लाओ अच्छे से। जरा तकलीफ करो छोटी रानी, थोड़ा और। चारों ओर हवा चल रही है। आपके साथ बाकी दोनों रानियों को भी भयंकर दर्द शुरू हो गया है। भाग्य का कैसा खेल है। संतान होगी एक रानी के गर्भ से, लेकिन उसका लगाव होगा तीनों के साथ। आपने बिल्कुल सही कहा दाई माँ। एक बच्चे को जन्म देते हुए 3 माताओं के बराबर पीड़ा सह रही है। चलो, आखिरकार छोटी रानी के पेट से एक प्यारी सी राजकुमारी का जन्म हुआ। छोटी रानी, आपको बेटी हुई है। बड़ी रानी सुन रही है, आपकी बेटी हुई है। हे प्रभु, चलो, विधाता ने हमें हमारी मेहनत का फल दिया। छोटी, देखा कितनी प्यारी दिख रही है हमारी लाडो। बिल्कुल तुम्हारे जैसी हुई है राजकुमारी। 3 माताओं की एक बेटी। आप तीनों थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं राजकुमारी को महाराज के पास पहुंचा देती हूँ। ठीक है, आप जाइए दाई माँ। दासिया तो है ही। महाराज, आप तीनों रानियों की मेहनत के बदले आपको एक बेटी का पिता बनने का सौभाग्य मिला है। बेटी, तू मेरी सब कुछ है। तूने मुझे पिता बनने का सौभाग्य दिया है। आज से तेरा नाम चंद्रावती रहेगा। वाह, बहुत बहुत सुंदर नाम है हमारी राजकुमारी का। मैं तो चलती हूँ महाराज। तीनों रानियां बहुत बीमार है, ख्याल रखिएगा। मैं राजकुमारी को छोटी रानी के पास देकर घर लौटूंगी। बाहर तो तूफान और बारिश हो रही है बहुत। दाई माँ, मैं इतनी दूर चली जाऊंगी। घर पर मेरी पोती अकेली है। दाई माँ राजकुमारी को छोटी रानी के पास देकर चली जाती है। तूफान और बारिश में इंतजार न करके इधर दोनों बड़ी रानियां बहुत तकलीफ के कारण सो जाती है और छोटी रानी मन ही मन सोचने लगती है। मैंने अपने पेट से इतनी तकलीफ सहकर संतान को जन्म दिया है। इस तकलीफ का फल मेरी राजकुमारी है। इस पर बाकी दोनों रानियों का किसी भी तरह से हक मैं जाहिर नहीं होने दूंगी। अब क्या किया जाए? इन दोनों रानियों को दुनिया से गायब कर दूंगी। हाथ के पास लाठी है, इससे पहले दोनों को मारूंगी। अब यहाँ कोई नहीं है। हमें बुलाया है छोटी रानी? हाँ, बुलाया है। जिस कक्ष में दोनों रानियां हैं उस कक्ष में आग लगा दो। तुम दोनों को ये करना होगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता छोटी रानी। हम इतनी अच्छी रानियों को मार नहीं सकते। अगर ये काम नहीं करोगी तो मैं महाराज से तुम्हारी शिकायत करूंगी और तुम्हारे नाम पर मौत दूंगी। नहीं नहीं, ऐसी बात मत कहिए। लेकिन महाराज पूछेंगे तो क्या कहेंगे? क्योंकि आप भी तो उसी कक्ष में है। और अगर दोनों रानियां नींद से जग गई तो महाराज को कहना कि तुम लोगों ने मुझे ही बचाया है। बाकी दोनों रानियां मर गई क्योंकि मेरे पास राजकुमारी है। राजकुमारी को बचाने जाते हुए दोनों रानियां मुझे बचा नहीं पाई। मैं अपने कक्ष में चली।
तुम लोग अपना काम शुरू करो। हम कैसे दोनों रानियों को आग में जला दे? बड़ी रानी और मछली रानी ने हमारा कितना भला किया है, मैं किसी भी कीमत पर मार नहीं सकती। बड़ी रानी और मछली रानी को राज्य के सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों बड़ी रानी और मछली रानी को राजमहल के बाहर जो नदी है उसमें नाव बनाकर बहा देते हैं, इससे उनकी जान तो बच जाएगी। तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो दोनों को इस कक्ष के गुप्त दरवाजे से बाहर निकालते हैं। इसके बाद आग जलाकर बड़ी रानी और मछली रानी को लेकर छुपकर नदी के किनारे जाएंगे। अब चलो हम नदी के पास चल। अब चलो हम नदी के पास चलते हैं। वो देखो केले का पेड़। चलो दोनों केले का पेड़ काटकर नाव बनाते हैं। एक काम करते हैं, तुम यहाँ रहो, दोनों रानियों को देखो, मैं केले का पेड़ काटकर नाव बनाती हूँ। अच्छा वही करो तुम, मैं यही हूँ। इतना बड़ा पाप कर्म ना करके नदी में बहा दे, फिर भी तो जान बच जाएगी। ये कहकर एक दासी केले का पेड़ काटकर नाव बनाना शुरू कर देती है और एक दासी दोनों रानियों की पहरेदारी करती है। इसके बाद दोनों को दो नाव में बहा देती है दासियाँ। दूसरी ओर राजमहल में आग देखकर सब हैरान हो जाते हैं और आग बुझाने दौड़ पड़ते हैं, पहरेदार और दास दासियाँ। हाय हाय हाय, इस कक्ष में तो बड़ी रानी और मछली रानी थी, वो आग के अंदर पड़ रही है। ऐसी बात मत कहो दासी, मेरी रानियों को कुछ नहीं होगा। तुम लोग इतने समय कहाँ थी? तुम लोग तो बड़ी रानी और मझली रानी के कक्ष में थी। मेरी दोनों रानियों को क्या हुआ कौन जाने। दरअसल महाराज, हम छोटी रानी को उनके कक्ष में देखकर आए और देखते हैं कि इस कक्ष में आग लगी है, हमें माफ कर दीजिए। ये लोग सही कह रहे हैं महाराज, प्रभु जल्दी आग बुझाओ। महाराज अचानक आग लग गई है, आप शांत हो जाइए। बड़ी रानी और मझली रानी शायद इतने समय में मर गई होंगी। अब उस राजकुमारी को मुझे अकेले ही पालना होगा। अगर आप टूट जाएंगे तो मैं अकेली राजकुमारी चंद्रावती को कैसे बड़ा करूंगी? मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। विधाता तुम मुझे सजा दो। कैसे आग लगी इस कक्ष में दासी? कैसे आग लगी इस कक्ष में? उन्हें ठीक से आग लगाई थी ना? निश्चित रूप से छोटी रानी, आप इन सब बातों के बारे में मत सोचिए। दोनों बड़ी रानियां इतने समय में मर गई है। महाराज आग बुझाना खत्म हुआ। दोनों रानियों में से कोई भी तो नहीं मिल रही है, सिर्फ ये दो चूड़ियां मिली है। हमने बहुत ढूंढा लेकिन रानियां नहीं मिली महाराज। क्या कह रहे हो तुम लोग? तो फिर दोनों रानियां कहाँ गई? रोइए मत महाराज, आप चंद्रावती को गोद में लीजिए, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। मैं कह रही हूँ, उनके जल जाने की राख नहीं दिख रही है? क्यों, तुम लोगों ने सच में आग लगाई थी ना? ऐसा लगता है कि बड़ी रानी और मछली रानी बहुत ज्यादा जल गई है, इसीलिए शायद कोई भी नहीं दिख रही है। दासी ने तो सही बात कही है महाराज। मंत्री यह क्यों हुआ? रानियां मुझे छोड़कर क्यों चली गई? महाराज की राजकुमारी चंद्रवती को गोद में लेते ही वो हंस देती है, जिसे देखकर महाराज सब दुख भूल जाते हैं। दूसरी ओर दोनों रानियां नदी के रास्ते बहते बहते अचानक तेज हवा में दोनों दो दिशाओं में चली जाती है। आज बहुत थकान महसूस हो रही है, गला भी सूख गया है। एक काम करता हूँ, पास की नदी से थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ये क्या, पालकी पर बहकर कौन जा रहा है? लगता है कोई इंसान है। मुझे उसे बचाना होगा। एक लकड़ी से उस पालकी को खींच लेता हूँ। अरे ये लड़की तो बेहोश हो गई है, पहले इसको होश में वापस लाना होगा। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मेरा घर कहाँ है? बेटी, तुम नदी के रास्ते बहती हुई आ रही थी, मैंने तुम्हें बचाया है। जब तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है तो आज से तुम मेरी बेटी हो। तुम मेरे पिता हो? हाँ बेटी, अब घर चलो, मेरी कोई भी संतान नहीं है, आज से तू मेरी बेटी है। आज मैंने मिट्टी के घड़े बहुत अच्छे दाम पर बेचे हैं। अगर रोजाना ऐसा लाभ हो तो खाने के लिए ज्यादा कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। ये क्या, नदी से बहकर कौन जा रहा है? मुझे इस लड़की को बचाना होगा। पहले लड़की को होश में लाती हूँ, फिर पता चलेगा। तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है, मुझे बस याद है कि कोई बच्चा रो रहा था। लगता है बेटी आप अपना अतीत भूल गई हो। मेरे दोनों कुलों में कोई नहीं है।
आप चाहो तो मेरे पास रहकर मेरी संतान की तरह रह सकती हो। आज से आप मेरी बेटी हो। माँ, मेरी माँ, धन्यवाद। मेरी पहचान जाने बिना भी आपने मुझे अपनी बेटी बना लिया। आज से आप भी मेरी माँ हैं और आप नहीं, तुम कहकर पुकारना आपसे। तो चलो हम घर चले। दूसरी तरफ राजकुमारी चंद्रवती राजमहल में धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। मैना पक्षी को छोड़कर लगभग सभी लोग दोनों रानियों को भूल चुके हैं। कितने स्वार्थी होते हैं इंसान, कितनी जल्दी सबको भूल जाते हैं। काश मैं एक बार फिर बड़ी रानी और मंझली रानी को देख पाती। जब दोनों रानियां इस राज्य में नहीं हैं, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? मैं भी किसी और जगह चली जाती हूँ। पिताजी, आपकी पत्नी और बच्चा कोई नहीं है क्या? वो मर गए? क्या तुम वो बात सुनना चाहती हो? मेरी भी एक संतान थी, लेकिन मेरी पत्नी की लापरवाही के कारण वो संतान नदी में डूबकर मर गई। इसके बाद मैंने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। आप क्या कह रहे हो पिताजी? सब तो विधाता की इच्छा से होता है। कोई माँ भला अपनी संतान की उपेक्षा कैसे कर सकती है? बताओ। तूने सही कहा बेटी, ये बात मुझे बाद में समझ में आई और मैंने तेरी माँ को बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। मन छोटा मत करो पिताजी, देखना एक दिन माँ जरूर आपके पास वापस आएगी। अब आंखों के आंसू पोंछ लो। देखो माँ, मैं भी तुम्हारे साथ मिट्टी के घड़े और मटके बनाऊंगी, तब तुम ज्यादा से ज्यादा बेच पाओगी। अकेले तुम कितने घड़े मटके उठाओगी? मेरी पगली बेटी, आज मेरी बेटी जिंदा होती तो तेरी ही तरह बड़ी होती। खैर, क्या तू बना पाएगी? हाँ, बना पाऊंगी माँ। तुम्हें देखकर तो कुछ सीखा है, देखती रहूंगी और बनाती रहूंगी। वाह, बहुत सुंदर बनाया है बेटी। तो फिर बीच बीच में मुझे भी बनाकर दे दिया कर घड़े बर्तन। क्या ऐसी शांति मुझे तब मिलती जब वो दोनों रानियां जिंदा होती? उफ, अच्छे से मेरा सिर दबा। ये क्या, तुम दोनों रुक क्यों गए? मालिश हो गई? दे रही हूँ छोटी रानी। कितनी बार कहा है मुझे रानी माँ कहो। अब इस राज्य की रानी सिर्फ मैं हूँ। अकेली रानी नहीं हो मालकिन, एक दिन जरूर दोनों रानियां लौटेंगी और तुम्हें सजा देंगी। इस सारी संपत्ति की मालकिन होंगी मैं, बस समय का इंतजार है। देखते देखते 15 साल बीत जाते हैं। छोटी राजकुमारी धीरे धीरे बहुत बड़ी हो जाती है। वो देखने में बहुत सुंदर और मोहक थी। राज्य के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। राजा और छोटी रानी की शक्ल पर भी अब उम्र का असर दिखने लगा है। पिताजी, तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम बिस्तर से उठ भी नहीं पाते। तुम्हें अकेले छोड़कर जाने का मन नहीं करता, लेकिन कुछ कर भी तो नहीं सकती। पेट के खाने और तुम्हारी दवाइयों के लिए मुझे जंगल से लकड़ियाँ काटने जाना ही पड़ेगा। तू मेरी अपनी बेटी ना होकर भी जो कुछ भी करती है, विधाता तुझे लंबी उम्र दे बेटी। सब कुछ तुम्हारे पास ही रख दिया है, कोई जरूरत हो तो ले लेना। मैं चलती हूँ, लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचनी भी होंगी। तुम्हें बहुत चोट लगी है ना दीदी? असल में मैंने देखा नहीं जलावन की लकड़ी से। नहीं नहीं, चोट नहीं लगी बहन। तुम कौन हो? तुम्हें तो इस गांव में कभी नहीं देखा। मैं पास के गांव में एक बूढ़ी माँ के साथ रहती हूँ। घर के लिए खाना बनाने का सामान जुटाने आई हूँ। तुम मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही हो, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या हम पहले मिले हैं। ये लकड़ियाँ तुम रखो बहन। आज से तुम मेरी दीदी हो, चलो मेरे साथ। हमारे घर एक वक्त का खाना खाओगी, मना नहीं कर सकती। लेकिन घर पर मेरे बूढ़े पिताजी हैं। तुम्हें ज्यादा देर नहीं रोकूंगी दीदी, चलो। अगर तुम ऐसा कह रही हो तो चलो ठीक है, घूम लेते हैं तुम्हारे घर। तुम आई हो बेटी, बहुत अच्छा किया। बहुत दिनों बाद मेरे घर कोई मेहमान आया है। आप बहुत अच्छी माँ हैं। तुमने मुझे माँ कहा, आज से तुम मेरी 2 बेटियां हो। खैर, मैंने खाना बना कर रखा है, चलो आज तीनों एक साथ खाएंगे। माँ, मेरा खाना खत्म हो गया, घर पर पिताजी अकेले हैं। बहन, तुम माँ को लेकर कल मेरे घर आना, मना मत करना। मैं आज चलती हूँ। ठीक है दीदी, माँ को लेकर कल तुम्हारे घर आऊंगी। तुम मुझे बहुत अपनी सी लगती हो। मुझे भी बहन, तुम बहुत अपनी लग रही हो। खैर, मैं चली। अरे बेटी, आज इतनी देर क्यों हो गई? मुझे तो लकड़ियाँ भी नहीं दिख रही। क्या तूने सारी बेच दी? नहीं पिताजी, जानते हो आज मेरी मुलाकात एक बहुत अच्छे इंसान से हुई है। जिन्होंने तेरा इतना आदर सत्कार किया,
तेरा भी ये फर्ज बनता है कि तू उनका आदर सत्कार करे। तू भी उन्हें न्योता दे। पिताजी, मैंने उन्हें न्योता दिया है, वो कल आएंगे। मैं सुबह बाजार जाकर सब्जियां और कुछ फल खरीद लाऊंगी। तुम्हारी दवाई भी तो खरीदनी है। पिताजी, मैं बाजार से सामान ले आई हूँ, जल्दी से खाना बना लेती हूँ। अगर मैं भी ठीक होता तो तेरी मदद कर पाता। अकेली कितना काम संभाल लेगी। चिंता मत करो पिताजी, मैं ठीक सब काम कर पाऊंगी। दीदी हम आ गए हैं। आपके पिताजी कहाँ हैं? बहन, वो देखो, पिताजी बरामदे में सोए हैं। पिताजी, माँ, तुम दोनों इस तरह रो क्यों रहे हो? दीदी सही कह रही है। माँ क्या बात है, तुम लोग क्यों रो रहे हो? मैं बताता हूँ बेटी, तू मेरी पत्नी के बारे में पूछ रही थी ना। ये है मेरी खोई हुई पत्नी गृहिणी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, मुझे माफ कर दो। जो अन्याय मैंने तुम्हारे साथ किया उसकी सजा मैं पा रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें छोड़कर अब हम कहीं नहीं जाएंगे। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। माँ, पिताजी, तुम, मैं सब एक साथ रहेंगे। तूने सही कहा बेटी, आज से तुम दोनों मेरी बेटियां हो। मेरे गले लग जाओ, देखती हूँ। इसके बाद वो चारों मिलजुल कर रहने लगते हैं और 2 साल बीत जाते हैं। बूढ़े बूढ़ी दोनों का ही देहांत हो जाता है और बड़ी रानी और मछली रानी अकेले ही अपने घर पर रहती है। पिछले दिन ही अच्छे थे दीदी, पिताजी और माँ जिंदा थे, कितना आनंद होता था। सही कह रही है बहन, विधाता को पिताजी और माँ को ऐसे नहीं ले जाना चाहिए था। जाने दे, चल मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। मुझे लगता है मैं अब और जिंदा नहीं रहूंगी। मेरे मरने से पहले छोटी रानी के सब बुरे कर्मों के बारे में राजकुमारी चंद्रवती को बताना चाहती हूँ। दया करके उसे थोड़ा खबर दोगी? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। इतनी बड़ी सच्चाई बताए बिना मैं मरकर भी शांति नहीं पाऊंगी। तू रुक, मैं राजकुमारी को बुला कर लाती हूँ। राजकुमारी, हमारी एक दासी लगभग मरने वाली है। वो आपसे कुछ बात करना चाहती है। क्या कह रही हो तुम दासी? ठीक है, चलो देखती हूँ वो क्या कहना चाहती है। राजकुमारी, आप आई है, मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ। सुनिए तो। आपने तो सुना है कि आपकी 3 माताएं हैं, जिनके तीनों का खून आपके शरीर में है। हाँ मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि मेरी 2 माताएं मेरे जन्म के समय मर गई थी। वो मरी नहीं थी राजकुमारी, आपकी 2 माताएं अभी भी जिंदा है और मैं ज्यादा जिंदा नहीं रहूंगी। आपको सब बताकर मैं मरकर भी शांति पाऊंगी। छी, मेरी माँ इतनी खराब, इतनी नीच। मेरी माँ के बारे में सोचते ही घृणा हो रही है। छी। राजकुमारी, हम इस दासी को दफनाने का इंतजाम करते हैं। आप अपने कमरे में जाइए। ठीक है दासी। मैं अपने बाकी 2 माताओं को खोज कर निकालूंगी, जिन्होंने बिना किसी दोष के सजा भोगी है। मुझे नहीं पता मेरी 2 माताएं कहाँ हैं। मुझे पिताजी के पास जाना होगा। पिताजी, मैं कुछ दिनों के लिए जंगल जाकर शिकार सीखना चाहती हूँ। नहीं बेटी, बहुत कष्टों के बाद तुझे पाया है। तुझे जंगल जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पिताजी ठीक बात कह रहे हैं। मैं और पिताजी बात कर रहे हैं, इसके बीच आपको बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्यों बात कर रही हो बेटी? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? मैं ठीक हूँ। सुनिए पिताजी, अगर आपने मुझे जंगल नहीं जाने दिया तो मैं आज से भूखी रहूंगी। मैंने कह दिया। ठीक है, लेकिन तुम अकेली नहीं, साथ में एक दासी और 2 सिपाहियों को भी लेकर जाना होगा। ठीक है पिताजी, मैं राजी हूँ। तुम लोग चलो। पिताजी, मैं आज अपना पसंदीदा घोड़ा नहीं लूंगी। आज मैं दूसरा घोड़ा लेकर जाऊंगी। राजकुमारी में अचानक इतना बदलाव। ठीक है, जाओ तुम, ध्यान से जाना बेटी। आज बहुत गर्मी पड़ रही है, मैं नहाना चाहती हूँ। राजकुमारी, आसपास तो कोई जलाशय नहीं दिख रहा, सब तो जंगल है। वो देखो एक झरना। सुनो, मैं उस झरने में स्नान करूंगी। तुम सब और दूर हट जाओ। ठीक है राजकुमारी, हम दूर जा रहे हैं, दूसरी तरफ मुंह करके खड़े रहेंगे। इसी मौके का फायदा उठाकर मुझे यहाँ से भाग जाना होगा, मेरी 2 माताओं को खोजने के लिए। ये क्या, कहाँ गई? झरने के पानी में बह तो नहीं गई? हम महाराज को जाकर क्या कहेंगे? अगर राजकुमारी नहीं मिली तो हम राज दरबार में नहीं जा पाएंगे। तब हमारा सर कलंक करवा देंगे महाराज। लो, हम चारों तरफ अच्छे से खोजते हैं।
मुझे महाराज से किसी भी चाल से इस राज्य की सब कुछ अपने नाम करना होगा। इन 17 सालों में तो मैं महाराज को किसी तरह राजी नहीं करा पाई। क्या हुआ रानी, तुम इतनी चिंतित क्यों दिख रही हो? राजकुमारी के लिए क्या? नहीं महाराज, असल में मैंने आपको कहा था ना कि ये राज्य मेरे नाम कर दीजिए। अगर आपको कभी कुछ हो जाता है, तब अगर राज्यवासी मुझे महारानी के रूप में अस्वीकार कर दे। सुनो रानी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, मेरे लिए मेरी प्रजा सब कुछ है। वो जो चाहेंगे वही होगा। इसके अलावा मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मेरी दोनों रानियां अभी भी जिंदा हैं, इसलिए मैं उनके साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं जाता हूँ। नहीं, मुझे जादूगर के पास जाना ही होगा। आपकी इच्छा मैं पूरी करूंगा रानी। ये लो, ये दवाई ले जाइए। इसे राजा के खाने के साथ मिलाकर रोजाना खिलाना। आप देखेंगी धीरे धीरे महाराज का शरीर बहुत बीमार होते जा रहा है। इस दवाई के असर से भविष्य में महाराज बहुत पागल हो जाएंगे। तब सारी संपत्ति का हिस्सा आपको मिल जाएगा। धन्यवाद जादूगर, मुझे पता था आप मुझे मना नहीं करेंगे। आपने मुझे बचाया था एक दिन, इसलिए क्या मैं आपको मना कर सकता हूँ? अब आप घर वापस जाइए। महाराज बेवजह चिंता कर रहे हैं। आज हमारी बेटी बहुत बड़ी हो गई है, उसे कुछ नहीं होगा। वैसे भी सिपाही दासी वे तो है ही। ये नींबू का रस पी लीजिए, मन हल्का लगेगा। धन्यवाद रानी। मेरी इच्छा पूरी होगी, तुम राज्य मुझे देने के लिए मजबूर होंगे। मेरी तबीयत ऐसी क्यों लग रही है? मेरे सिर में ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? कौन हूँ मैं? क्या हो गया महाराज? अचानक ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? वैद्य को खबर दूं? कौन हो तुम? वैद्य को? क्यों आएंगे वो? कौन हूँ मैं? महाराज ऐसा पागलपन क्यों कर रहे हैं? सैनिक, वैद्य को बुला लाओ। जी मंत्री जी, हम जा रहे हैं। सैनिक वैद्य को बुला लाते हैं, लेकिन वैद्य राजा को ठीक नहीं कर पाते। जैसे जैसे समय बीतता है, राजा विक्रम उतना ही पागलपन शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ राजकुमारी चलते चलते बहुत दूर चली जाती है। बहुत प्यास लगी है। आसपास कोई घर नहीं दिख रहा। दूर एक कुटिया दिख रही है, वहां जाकर थोड़ा पानी मांगती हूँ। बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी देंगी? हाँ बेटी, क्यों नहीं दूंगी। अच्छा, ये लड़की मुझे इतनी अपनी क्यों लग रही है? क्या ये मेरी बेटी है? क्या मेरा कभी कोई बच्चा था? कौन हो तुम बेटी? तुम्हें देखकर इतनी अपनी क्यों लग रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे बहुत पुरानी जान पहचान हो। क्या हम पहले मिले थे? ये क्या, आप दोनों की आंखों में तो आंसू है। अरे, हमारी आंखों में सचमुच आंसू है, लेकिन इन आंखों में आंसू क्यों आ रहे थे ये हमें नहीं पता। तुम हमें बहुत अपनी लगती हो बेटी, बस यही जानती हूँ। दीदी सही कह रही है, मुझे भी आप दोनों बहनें बहुत अपनी सी लग रही है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। अच्छा, इन सब बातों को छोड़ो, तुम इस जंगल में क्यों आई हो? असल में मैं अपनी खोई हुई 2 माताओं को खोजने आई हूँ। एक साधु के दिए आशीर्वाद से मेरा जन्म मेरी 3 माताओं के खून से हुआ है, लेकिन जिस माँ के गर्भ से मेरा जन्म हुआ वो अभिमान और लालची थी। उसने मेरी 2 बड़ी माताओं को आग में जलाकर मारना चाहा था, लेकिन 2 दासियों ने उन्हें बचा लिया था। उन्हें ही खोजने में जंगल आई हूँ। क्या आप दोनों सगी बहनें हैं? नहीं नहीं, हम दोनों बहनें नहीं है। बहुत साल पहले हमारे माता पिता को हम नदी में बहते हुए मिले थे। क्या पता हमारी क्या पहचान है, हमें कभी याद नहीं आता। अगर कभी याद करने की कोशिश करती हूँ तो सर में बहुत दर्द होता है। लेकिन आपके माता पिता तो नहीं दिख रहे। वे भी कुछ दिन पहले ही मर गए, दोनों ही। अब हम यहीं रहते हैं, एक छोटी सी कुटिया में। पता नहीं क्यों ये दासी की बातों से मेल खा रहा है। इसका मतलब ये दोनों मेरी 2 माताएं हैं। देखूं तो इनके सर के बीच कोई चोट का निशान है या नहीं। मेरा कैसा भाग्य, विधाता ने मेरी दोनों माताओं को एक साथ ढूंढवा दिया। आप दोनों मेरी खोई हुई 2 माताएं हैं, क्योंकि उस दासी ने मरने से पहले कहा था कि दोनों रानियों के सिर पर कटा हुआ निशान है, जो तुम्हारे सिर पर है। नहीं नहीं, तुम ये सब गलत सोच रही हो बेटी। मैं गरीब परिवार की लड़की हूँ, रानी कैसे हो सकती हूँ? तुम छोटी बेटी, तुम्हारे सिर में कोई समस्या तो नहीं है? चलो मेरे साथ उस साधु के पास, मैं साबित कर दूंगी कि तुम ही मेरी वो खोई हुई माताएं हो। राजकुमारी अपनी बड़ी रानी और मछली रानी को लेकर उस साधु के पास जाती है और सारी घटना बताती है। आपसे ही सब कुछ शुरू हुआ है, अब आप ही सब कुछ समाधान करें साधु बाबा। ठीक है बेटी, मैं सब कुछ का समाधान कर देता हूँ। तुम दोनों अपना अतीत देख पाओगी। अपनी आंखें बंद करके बैठो। मेरी
सोना बेटी कितनी बड़ी हो गई है। मैं कभी तुझे इस तरह प्यार नहीं कर पाई। अब कभी हमें छोड़कर मत जाना बेटी। तुम सब शांत हो जाओ। राजकुमारी, अपनी दोनों माताओं को लेकर जल्दी से राज्य लौटो और अपने पिता की रक्षा करो। क्या हुआ साधु बाबा, मेरे पिताजी को क्या हुआ है? छोटी रानी महाराज को जादूगर की दी हुई एक खतरनाक दवाई खिला खिलाकर लगभग पागल कर चुकी है। जल्दी से राज्य लौट जाओ। आप ये क्या कह रहे हैं साधु बाबा? तो हम चलते हैं साधु बाबा, आशीर्वाद दे। राजकुमारी चल बेटी, जल्दी से, हमें तुम्हारे पिता को बचाना होगा। महाराज, अपना राज्य मुझे लिख दीजिए। हाँ हाँ, अपना राज्य तुम्हें सब लिख दूंगा। छोटी रानी, मैं तुम्हारे नाम सारा राज्य लिख दूंगा, एकदम व्यवस्थित। यही तो मैं चाहती थी इतने दिनों से। महाराज जब भी मुझे सब कुछ लिख देंगे तभी मैं महाराज को मौत की सजा दे दूंगी। इस राज्य की महारानी मैं बनूंगी। ये राज्य मेरे कब्जे में होगा। मंत्री, दस्तावेज लाओ तो जरा। जी रानी माँ। महाराज जब छोटी रानी को सारी संपत्ति लिख देने वाले होते हैं, ठीक उसी समय दोनों रानियां और राजकुमारी वहां आकर हाजिर होती हैं। ये क्या, तुम दोनों जिंदा हो? लेकिन ये कैसे संभव है? तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों को देखकर मैं आसमान से गिर पड़ी हूँ? हो छोटी। कौन रानी? इस राज्य की रानी सिर्फ मैं हूँ। महाराज, मुझे दस्तावेज में सब लिख गए हैं। महाराज, इस दस्तावेज पर जरा हस्ताक्षर कर दीजिए तो। नहीं पिताजी, किसी कागज पर हस्ताक्षर मत करना। क्या तुम मेरी बेटी होकर रानियों की तरफ हो गई? मैं सिर्फ आपकी अकेली बेटी नहीं हूँ, मैं उनकी भी बेटी हूँ। मेरे जन्म के समय मेरी बड़ी दोनों माताओं ने भी उतना ही प्रसव पीड़ा महसूस किया था। तुम कितनी बेवफा हो, मुझे तुमसे घृणा है। महाराज हमारे वश में है। मेरे सामने तुम्हारी बात आज महाराज नहीं सुनेंगे। चंद्रवती, आज से मैं तुझे भी अपनी संतान कहकर परिचय नहीं दूंगी। पिताजी पे आपकी बात नहीं चलेगी और आपके जैसी लालची माँ की मुझे जरूरत भी नहीं है। बड़ी रानी, मंजली रानी, राजकुमारी, तुम सब यहाँ? महाराज सामान्य हो गए। अब क्या होगा मेरा? मैं महारानी नहीं बन पाऊंगी। सारी योजना टूट गई मेरी। पिताजी, मैंने बड़ी माँ और मझली माँ को ढूंढ लिया है। मैं आपको सब बताती हूँ। माँ ने बड़ी माँ और मझली माँ के साथ बहुत बुरा किया। इतनी हिम्मत तुम्हारी छोटी रानी? आज से तुम्हारी जगह राजमहल में नहीं है, तुम्हारी जगह अंधेरे कारागार में है। सैनिकों, इस छोटी रानी को कारागार में डाल दो। जी महाराज, हम जा रहे हैं। चलो छोटी रानी, वरना बागियों की तरह जबरदस्ती लेकर जाएंगे कारागार में। महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती की है। मुझसे गलती हो गई महाराज। गलती नहीं बल्कि पाप किया है। एक कहावत है ना, लालच पाप है और पाप मृत्यु है। इतने दिनों में आपने एक काम की बात कही है महाराज। सैनिक छोटी रानी को अंधेरे कारगर में डाल आते हैं। इसके बाद महाराज विक्रम अपनी बड़ी दो रानियों और राजकुमारी के साथ सुख शांति से जीवन शुरू करते हैं। प्रजा भी अपनी खोई हुई रानियों को वापस पाकर बहुत खुश होती है।